बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने एनएचएम के अंतर्गत अलग अलग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के लिए सीनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट एंड लैब टेक्नीशियन के लिए बहुत अच्छी मात्रा में वैकेंसी निकाली है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीषा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि कौन कौन से प्रोग्राम पर यहाँ पर वैकेंसी आई है। 1000 से भी ज्यादा वैकेंसी है एनएचएम की, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि एनएचएम की वैकेंसी है। एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और है ना, एक तरीके से ये गवर्नमेंट जो भी है नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है, लेकिन काफी अच्छी मात्रा में इसमें वैकेंसी है सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए और लैब टेक्नीशियन के लिए, है ना। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, शुल्क क्या रहेगा और आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, है ना। तो ये सारे मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स बता दूंगी इस वीडियो में। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी भी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एमएलटी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसने भी नहीं किया हो, है ना। जो भी वैकेंसी आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो वहां आपको डिटेल पीडीएफ मिल जाएगी, अच्छे से हर एक पॉइंट को आपको पढ़ लेना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको सारे यहाँ पर बता देती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, है ना, एनएचएम के अंतर्गत ये जितने भी प्रोग्राम है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम के लिए वैकेंसी निकाली है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के आम जनों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने एवं पैथोलॉजिकल जांच सेवा को सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों, ये जो प्रोग्राम है जैसे कि सॉरी एनटीईपी, है ना, एनपीपीसीएफ, सभी के यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं और फुल फॉर्म भी पूरा लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए इनका फुल फॉर्म। आप यहाँ पर देख सकते हैं एनआईडीडीसीपी, ये सब प्रोग्राम है, एचडब्ल्यूसी, है ना। तो इन प्रोग्राम के लिए यहाँ पर जो है बहुत अच्छी मात्रा में वैकेंसी आई है। मैं बोल रही हूँ ना, 1000 से भी ज्यादा पद इसमें है। तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये एनएचएम की वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है। लेकिन देखो, सबसे पहले एक तो आपको गवर्नमेंट में काम करने का अवसर मिलेगा, इसका अनुभव आपको बाद में मिलेगा। जब भी परमानेंट वैकेंसी आती है तो आपको इसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है ना। तो इसीलिए हमें ये ना सोचते हो कि परमानेंट वैकेंसी नहीं है, हमें इसमें फॉर्म अप्लाई कर देना है। जो भी स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहा हो या अब भी अगर तैयारी शुरू कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी मात्रा में यहाँ पर वैकेंसी है ना। तो ये जो प्रोग्राम है, देखो जो भी प्रोग्राम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये प्रोग्राम क्यों चलाए जा रहे हैं, इन प्रोग्राम का मेन उद्देश्य मोटो क्या है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन का क्या रोल है इन प्रोग्राम में। देखो, लेबोरेटरी टेक्नीशियन ना इन प्रोग्राम के लिए एक बैकबोन है। ऐसे देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये प्रोग्राम जो है जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनका मेन उद्देश्य होता है जो भी बीमारियां हैं जैसे हिपेटाइटिस, टीबी, है ना, और ब्लड सेफ्टी के लिए जो भी कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जैसे कैंसर है, इन सभी डिसीज को कंट्रोल करने के लिए, इनको एलिमिनेट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए जांचों के इन सभी के प्रति, ताकि उनका सही ट्रीटमेंट हो सके। और अगर ट्रीटमेंट होगा तो ये बीमारियां कम होगी और एक समय आएगा कि बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इन प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों का रोल होता है जिसमें हम भी आते हैं, मतलब कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन भी आते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन एक बैकबोन है ना, इन प्रोग्राम के लिए। क्यों? क्योंकि लेबोरेटरी टेक्नीशियन को ही सैंपल कलेक्शन करना है, डायग्नोसिस करना है, प्रोसेसिंग करना है, टेस्टिंग करना है, रिपोर्ट निकालना है। उसके आधार पर ट्रीटमेंट होगा, है ना। और इसी से हम इन बीमारियों को कंट्रोल कर पाएंगे कि हर महीने कितने केस आ रहे हैं, कहाँ से कम हुए या नहीं हुए, कितने पॉजिटिव केस आए हैं, कितने नेगेटिव केस आए हैं, ये सब डेटा कहाँ से मिलेगा, जब आप इनको परफॉर्म करेंगे, जब आप टेस्टिंग करेंगे, है ना। जैसे एनटीईपी है ना, यहाँ लिखा हुआ एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, टीबी मुक्त भारत, है ना। यानी कि टीबी, भारत को टीबी मुक्त बनाना है, टीबी को एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें लैब टेक्नीशियन का रोल है, जैसे स्पूटम, है ना, स्पूटम का एनालिसिस करना, एग्जामिनेशन करना, उसके बाद सीबी नाट चलाना, तो जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए है सैंपल है वो प्रिपेयर करना, ये सारा काम लैब टेक्नोलॉजिस्ट का होता है। जब आप एक अच्छी रिपोर्ट देंगे, है ना,
जब आप उनका टेस्ट परफॉर्म करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, सैंपल कलेक्शन करेंगे, तभी तो जाकर उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा और तभी जाकर ये बीमारियां कंट्रोल हो पाएगी, है ना? तो इसमें लैब टेक्नोलॉजिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, मिलकर काम करते हैं और मिलकर इन बीमारियों को खत्म करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, तो उनके लिए यहाँ पर एनएचएम के तहत जो है पद निकाले गए हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये पद नाम दिया हुआ है सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। कार्यक्रम का नाम यानी कि कौन सा प्रोग्राम है, एनटीईपी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। पदों की कोटिवार विवरण जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ओबीसी वगैरह सबके लिए कितने पद है। ये तो केवल मैंने एनटीईपी प्रोग्राम को बताया है, जो कि सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस में जो है आपका इनकम थोड़ा-सा ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए इन्होंने अलग से ये पद दिए हैं सीनियर लैब टेक्नीशियन में। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है, वो भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ 7 टोटल जो है आपके पद निकाले गए हैं इसके लिए, एनटीईपी प्रोग्राम सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं, है ना? एंड प्रिफर्ड एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा। इसलिए हम कहते हैं ना कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से अपना टाइम जो है ऐसे ही प्राइवेट लैबोरेटरीज में वेस्ट कर देते हैं। अगर इस तरीके से वैकेंसी आती है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस काउंट होता है। प्राइवेट लैबोरेटरीज का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। हाँ, आप सीखने के लिए जा रहे हैं, वैकेंसी नहीं आई है, तब तक ठीक है। लेकिन आप इस तरीके की वैकेंसी आती है तो हमें इग्नोर नहीं करना है। ये कॉन्टेक्चुअल बेस्ड है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बाद में काउंट होता है। चलो, यहाँ बात करते हैं एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, है ना? या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी आपके पास में है। एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, या फिर आपके पास में जनरल माइक्रोबायोलॉजी है, या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री विद और विदाउट डीएमएलटी, या फिर आपके पास में क्या है, बायोकेमिस्ट्री है विथ और विदाउट डीएमएल, डीएमएलटी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर आपके पास में या तो ये क्वालिफिकेशन है और साथ में है एंड लिखा हुआ है, मतलब कि साथ में 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन टीबी लेबोरेटरी टेस्ट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिलेटेड जीनोटाइप टेस्ट, जो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है ना, लाइन प्रोब, ऐसे फिनोटाइपिक टेस्ट, कल्चर एंड ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्ट, इनमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो टीबी लेबोरेटरीज होती है जिनमें ये टेस्ट परफॉर्म होते हैं, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, है ना? आपके पास में इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है, चाहे एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के साथ में अगर 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के साथ में 2 साल का टीबी लेबोरेटरी में एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया, है ना? ये मैंने इतना बता दिया। दूसरा, आपके पास में यदि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएससी करने के बाद डीएमएलटी करते हैं ना, तो बीएससी माइक्रो से करने के बाद अगर आपने डीएमएलटी किया है, या फिर बीएससी आपने बायोटेक्नोलॉजी से करने के बाद डीएमएलटी किया है, या बीएससी बायोकेमिस्ट्री से करने के बाद डीएमएलटी, या केमिस्ट्री के बाद, या फिर लाइफ साइंस के बाद डीएमएलटी करी हो, या बॉटनी विद डीएमएलटी, या जूलॉजी विद डीएमएलटी आपके पास में है ना? इनके साथ में अगर आपके पास में डीएमएलटी होना अनिवार्य है, जैसे मैंने आपको एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इनका बताया, उनके साथ में एक्सपीरियंस है तो चलेगा। लेकिन इसमें आपके जो भी आपने बीएससी का कोर्स किया है, उसके साथ में डीएमएलटी होना चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। किसके लिए? सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए एनटीईपी प्रोग्राम में, है ना? 3 साल का एक्सपीरियंस टीबी लेबोरेटरी में होना चाहिए इन टेस्ट जहाँ पर ये परफॉर्म होते हैं, ठीक है? तो ये पहली वैकेंसी सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, जिसमें 7 पोस्ट है, ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास में इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। याद रखना, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। अगर ऊपर वाली क्वालिफिकेशन आपके पास में है, तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है, ठीक है? अब नीचे देखते हैं, जिसमें बहुत सारी ढेर वैकेंसी है अलग-अलग प्रोग्राम के लिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना? लेबोरेटरी टेक्नीशियन की ये जो वैकेंसी है, इसमें आप देख रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम यहाँ दिए हुए हैं। कौन से प्रोग्राम में कितनी वैकेंसी है, ये आपको सामने देखने को मिलेगी, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, देखो एनटीईपी, एनपीपीसीएफ, है ना, एनआईडीडीसीपी, एनवीएचसीपी, एनपीसीडीसीएस, ब्लड बैंक के लिए आरटीपीसीआर लेब यानी कि आईडीएसपी में, एसडब्ल्यूसी, एनयूएचएम, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, सभी के लिए जो टोटल वैकेंसी है 1068। साथ हमने ऊपर देखी सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए है 1068 पोस्ट टोटल, जिसमें सबसे ज्यादा एनटीईपी जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है उसमें है 207, इसमें देखने को मिलेगी। बाकी इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें टोटल 4 है, इसमें 2 है और इसमें 31 है ब्लड बैंक के लिए, 90 आईडीएसपी के लिए, 690 एचडब्ल्यूसी, इसके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है 690 और 207 एनटीईपी के लिए। बाकी एनयूएचएम के लिए 35 है, तो सब टोटल मिलाकर यहाँ 168 हो जाती है।
कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें कर सकते हैं ना, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, वो इस हिसाब से आप कैटेगरी अकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलिए असेंशियल क्वालिफिकेशन पर आते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या रिक्वायर्ड है, देखो इंटरमीडिएट 12th आपके पास में होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, पहला तो ये हो गया 12th, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके पास। फिर आता है द अबव क्वालिफिकेशन शुड बी फॉलोड बाय बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, है ना, या तो आपके पास में बीएमएलटी है, ये तो है सही, इसके साथ में आपके पास में अगर बीएमएलटी है ना, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डीएमएलटी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, है ना, जिस भी कॉलेज से आपने डीएमएलटी बीएमएलटी किया हो वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, है ना। तो आपने अगर बीएमएलटी और डीएमएलटी किया हुआ है, 12th आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये है असेंशियल क्वालिफिकेशन लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए क्या है वो मैंने ऊपर आपको बता दिया है, और टोटल इसमें 1068 और 7 पोस्ट ऊपर हो जाती है, तो काफी अच्छी मात्रा में वैकेंसी है। हमें अच्छे से ध्यान पूर्वक फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म भरने की तारीख मैं आपको नीचे बताने वाली हूँ कि कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है, ठीक है। सबसे पहले सामान्य निर्देश में हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो एक मुश्त मानदेय होगा प्रति माह रुपए में, वो होगा 24,000, है ना, 24,000 पर मंथ के हिसाब से जो है सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की सैलरी रहेगी, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए रहेगी 17,000 रुपए पर मंथ, है ना। तो ये है सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए सैलरी और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा जो है न्यूनतम आयु वर्ष 21 वर्ष, हम अधिकतम आयु जो है आरक्षण कोटिवार निम्नानुसार से अधिक ना हो, है ना। यहाँ देखो अधिकतम उम्र सीमा दी रखी है, न्यूनतम तो लिख दिया है कि 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो आयु सीमा जो है आपकी 1/8/2025 तक जो है काउंट की जाएगी, 1 अगस्त 2025 तक, ठीक है। इसमें अधिकतम उम्र सीमा में आप देख लो कि अधिकतम जो है कितनी दी हुई है, सबके लिए कैटेगरी वाइज है ना। अनारक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 37, और पिछड़ा वर्ग अनंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40, अनारक्षित एवं ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। ये तो आयु सीमा यहाँ दी हुई है, इसमें कुछ नीचे आरक्षण भी दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि किन किन के लिए आरक्षण यहाँ पर जो है आयु सीमा में छूट है, सभी का यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप अच्छे से इनको देख लेना, है ना। कोरोना काल में जिन्होंने काम किया है उनके लिए भी यहाँ पर सीमा में जो है आयु सीमा में कुछ छूट दी हुई है। देखो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ फॉर्म भरने की डेट, है ना, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। तो इच्छुक अभ्यर्थी जो भारत के नागरिक है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप ऑल स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ह्यूमन रिसोर्सेज एडवर्टाइजमेंट पेज पर प्रकाशित विज्ञापन दिशा निर्देश और इत्यादि में वर्णित शर्तों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन हेतु दिए गए लिंक पर क्लिक करके दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। जो भी इन्होंने निर्देश दिए हैं उन निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। बाद में फिर हमें ये नहीं कहना है कि ये तो मैंने देखा नहीं, ये मुझे पता नहीं था। जो भी है इसमें क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, अपना एक्स्ट्रा माइंड बिल्कुल नहीं लगाना है। आवेदन करते समय हमें हर छोटे-छोटे पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखो, ऊपर देखते हैं, यहाँ देखो, डेट लिख लेते हैं कब से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। प्रारंभिक तिथि एवं समय यहाँ दिया हुआ है 10 बजे 1/9/2025, यानी कि 1 सितंबर से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फॉर्म भरने की लास्ट तारीख का इंतजार हमें नहीं करना है कि लास्ट डेट आएगी तब तक हम आराम से करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आखिरी में जाकर कभी-कभी हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो हमें हमेशा टाइम से पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। आखिरी डेट का इंतजार नहीं करना है। तो अंतिम तिथि इसमें 15/9/2025 है। 15 दिन आपको कुल मिल रहे हैं। 1 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, 15 तारीख लास्ट है, ठीक है। 6 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और देखो, यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर संप्रति 11 माह के लिए किया जाएगा, है ना। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 11 महीने के लिए होगा। वैसे तो लिखते हैं 11 महीने, लेकिन बाद में फिर बढ़ जाता है वो। ऐसे लिखा हुआ भी है इसमें, संतोषप्रद कार्य एवं सेवा के आधार पर संविदा अवधि को 60 वर्ष तक की आयु के लिए, मतलब 60 वर्ष तक की इसमें लिमिट रहती है। तब तक की लिमिट आपकी जो एज होती है तब तक इसमें बढ़ाया जाता है ना। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता रहता है। अगर जो है
जैसे यहाँ लिखा हुआ है एनएचएम अंतर्गत आरोपी के उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि उपलब्ध करने में रहने में से जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। मतलब एनएचएम के अंदर ये प्रोग्राम जो है जारी है, अगर इसको हटाया नहीं गया है तब तक जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ये चलता रहेगा, ठीक है। तब तक की जो है आपकी भर्ती रहेगी इसमें। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। मतलब जैसे ऐसा रहता है कि एनएचएम में है अभी तो रहता है स्टूडेंट को कि हम परमानेंट हो जाएंगे बाद में। ऐसा अभी इन्होंने क्लियरली इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एनएचएम के बाद परमानेंट कर दिया जाता है, लेकिन हम ये नहीं मानकर चलते हैं कि कर दिया जाएगा या नहीं करेगा। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, जब भी परमानेंट वैकेंसी आएगी आपको उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहना है ना? हम ये वैकेंसी है, इससे हमें अनुभव मिलेगा, ये अच्छी बात है। कौन समझ में आ गया? अब देखो आरक्षण में आप यहाँ पर देख लेना, बहुत सारे कुछ आरक्षण यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनमें आप देख लेना जैसे अनुसूचित जाति के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर पिछड़ा वर्ग में अंदर आते हैं तो क्या-क्या आपको जमा करवाना होगा, है ना? ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के मामले में निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करवाना आपको अनिवार्य होगा। इन्होंने नीचे क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करेंगे मतलब कि आवेदन भरते समय जो है जमा करवाएँगे, स्कैन करवाएँगे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके उपलब्ध होना चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएँगे। ये बात का मैटर है, लेकिन फिर भी हमें जब से हम आवेदन करते हैं तब से हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम स्कैनिंग करवा रहे हैं उसमें डेट वगैरह क्लियरली मेंशन हो और उनकी जो मूल प्रति है वो हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होना चाहिए, ठीक है? चलो, तो ये कुछ यहाँ आरक्षण दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लेना। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें, तो अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। भुगतान में अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों पेमेंट गेटवे द्वारा निर्धारित शुल्क भी दे होना होगा, जो ऑनलाइन भुगतान के क्रम में स्वतः भुगते होगा। उसके अलावा यहाँ पर देखो एक चीज और है कि जब ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं कुछ दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं रहेगी, तो इसीलिए हमें सारी चीजें ध्यान पूर्वक करना है ना, पेमेंट करना है, आप स्कैनिंग करवा रहे हैं, बीच में कोई दिक्कत आ गई क्योंकि बार बार आप आवेदन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उस कंडीशन में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो एक ही बार आपको फॉर्म अप्लाई करना है ना। और शुल्क यहाँ पर देखो आप, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 रुपए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी है उनके लिए 125 होगा। और आरक्षित अनारक्षित वर्ग की जो महिला उम्मीदवार जो स्थायी निवासी उनके लिए 125, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, है ना, अगर राज्य के बाहर वाले हो, अदर स्टेट वाले हो, तो उन सभी के लिए 500 रुपीज होंगे। और दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% अथवा उससे अधिक के लिए 125 रुपए यहाँ पर होंगे, है ना। अब जो भी आप सर्टिफिकेट लगाते हैं जैसे दिव्यांगता के लिए, तो वो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, है ना, कोई भी फेक सर्टिफिकेट का यूज नहीं करना है, वरना बाद में रद्द कर दिया जाएगा अगर इस प्रकार की कोई भी त्रुटि आपके डॉक्यूमेंट में पाई जाती है। तो ध्यान रखना है हमें, सारे डॉक्यूमेंट हमारे जो है सही साट हो, बिल्कुल भी उनमें कोई मिस्टेक ना हो, सारे वैलिड हो, डेट वगैरह सभी के अच्छे से मेंशन हो, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से सेट बना लेना, उसके बाद में फिर आवेदन करना है ना। बाकी आवेदन के लिए इन्होंने बहुत सारे जो है निर्देश नीचे दिए हुए हैं कि आवेदन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो हमें विशेषकर पढ़ लेना है अच्छे से कि आवेदन करते समय फोटो कैसा होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट कैसे होना चाहिए, सारी चीजें इन्होंने नीचे बताई हुई है। चलो, चयन का आधार की बात यहाँ पर आती है। सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो एग्जाम होगी वो कैसे होगी और क्या प्रक्रिया इनकी रहेगी। तो सीधा सा है कि अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार रिक्ति के अनुसार सीबीटी बेस्ड एग्जाम आपके यहाँ पर होने वाली है ना। एग्जाम तो होगी जी, सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें प्राप्तांक एवं कार्यानुभाव प्राप्तांक के आधार पर निर्मित मेगा सूची के अनुसार निम्नवत किया जाएगा, है ना। मतलब कि इसमें प्राप्तांक और का जो अनुभव है उससे आपको टोटल 100 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि मार्क्स तो 100 होंगे, जिसमें आपके 80 मार्क्स है ना, 80 मार्क्स होंगे। प्राप्तांक के प्रतिशत को 0.8 से गुणा करके जो है निकाला जाएगा। मतलब जैसे कि आपका पेपर यहाँ पर होने वाला है, देखो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, टोटल आपके कितने 75 क्वेश्चन होंगे, है ना। 75 क्वेश्चन होंगे, 75 अंक के, मतलब कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 75 टोटल क्वेश्चन होंगे जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगी। बाकी 20 बात अभी इनकी बात नहीं करूंगी क्योंकि ये आपके अनुभव बेस्ड है, एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। तो 75
क्वेश्चन एंड 75 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। तो फिर ये 80 अंक क्या है? देखो, इनको 80 के वेटेज के अनुसार लिया जाएगा, मतलब कि आपके जो प्राप्तांक है, जैसे 75 में से आप 50 नंबर लेकर आए हैं, है ना? 75 में से उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, आप सीधा कर लेना। 75 में से अगर आप 50 मार्क लेकर आए हैं, तो सबसे पहले तो उनका 80 से गुणा किया जाएगा, है ना? उसके बाद में फिर पहले आपके जो है अंक निकाले जाएंगे। उनको 80, मतलब कि 80 के वेटेज के अनुसार देखा जाएगा। 80 से इंटू करके या फिर उनका प्रतिशत निकाला जाएगा। जो मार्क्स है उनका सबसे पहले 50 से 100 करके और प्रतिशत निकाल लेंगे, और प्रतिशत का फिर 0.8 के साथ गुणा होगा। या तो डायरेक्ट 80 से निकाल लो, है ना? 80 के वेटेज में रखकर और फिर मार्क्स निकाल लो। जैसे 50 है ना? आपके कितने मार्क्स है? 50 है। तो यहाँ लिख लेते हैं 75 इंटू 80, है ना? 80 के वेटेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर यहाँ मार्क्स बनेंगे, वो बनेंगे 53.33, है ना? 53.33 ये आपके फाइनल मार्क्स होंगे। आपके मार्क्स से 50, उनको 80 के वेटेज के अनुसार देखा गया, 80 में कन्वर्ट किया गया, तो 53.33 मार्क्स बना। देखो, 80 अंक का यहाँ पर ये हो गया, यानी कि इसमें से आपने कितना प्राप्त किया? 53.33 आपने प्राप्त किया। ये तो हो गया आपका सीबीटी के अनुसार जो आपने अंक प्राप्त किए हैं। फिर उसके बाद में आपके अनुभव को देखा जाएगा। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, अगर नो एक्सपीरियंस है तो यही आपके फाइनल मार्क्स होंगे। अगर एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर देखो, जैसे कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपबंधिक रूप से रखे गए लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यानुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक, अधिकतम 20 अंक, है ना? यानी कि प्रतिवर्ष 5 अंक के हिसाब से देखा जाएगा आपका अनुभव। जैसे 1 साल का अनुभव है तो 5 अंक, अगर आपको जैसे 2 साल का अनुभव है तो 10 अंक, लेकिन अधिकतम जो है वो 20 अंक होंगे। इससे ज्यादा नहीं होंगे, है ना? क्योंकि 80 का तो ये हो गया, 20 का आपका ये होगा। तो उसके अनुसार जो है आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स काउंट किए जाएंगे और फिर इसमें प्लस जोड़ दिए जाएंगे और आपके फाइनल मार्क्स बन जाएंगे। फिर उन फाइनल मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, है ना, आपकी कैटेगरी, अंक, इन सब को देखते हुए क्वालिफिकेशन वगैरह, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी आपकी सिलेक्शन की। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रक्रिया रहेगी, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगी, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, है ना? हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। कुल 75 अंक का होगा, जिसमें बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के कुल 75 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो हमें ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग लागू होगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर है तो 0.25 अंक काटा जाएगा। यानी कि अगर आप 4 गलत करते हैं क्वेश्चन तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो हमें जो आता है बस वही करना है, इसमें हमें तुक्केबाजी नहीं करना है। ठीक है? परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की अधिकृत वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। आपकी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो आपको वेबसाइट पर दिया जाएगा। वेबसाइट हमें चेक करता रहना है जब भी एग्जाम होगी, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना है। हमें इस बात का इंतजार नहीं करना है कि एग्जाम आएगी। अब देखो, आप प्रिपरेशन करेंगे, इस बीच में अगर कोई और वैकेंसी आ गई तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जारी है, तो आगे कहीं भी काम आ सकती है ना? तो अच्छी बात है ये, इसमें अच्छी जो है वैकेंसी आई है, पोस्ट ये बहुत सारी है इसमें, तो इसके लिए आप प्रिपरेशन जितना जल्दी चालू कर दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। जितनी जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उतना जल्दी आपका सिलेबस जो है कवर हो जाएगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आपको प्रिपरेशन कहाँ से करना है, कैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, प्रिपरेशन के लिए एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर एप्लीकेशन पर आपको बीटीएससी के लिए बैच अवेलेबल है। उस बैच को ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ने एमएलटी एजुकेशन पॉइंट से पढ़कर अपना सिलेक्शन लिया है। तो आपकी मेहनत ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। आपकी मेहनत जितनी शानदार होगी, आपका सिलेक्शन भी शानदार ही होगा, है ना? तो आपको बस ठान लेना है कि हमें आज से ही मेहनत स्टार्ट कर देना है ना? मेहनत करेंगे, सिलेक्शन लेंगे और अपने सपनों को सच करेंगे। तो ठान लीजिए और बस अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? तो ये है बीटीएससी बिहार लैब टेक्नीशियन के लिए ये स्पेशल कोर्स जो है मल्टी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसकी वैलिडिटी 3 मंथ की थी, लेकिन अभी वैकेंसी आ गई है, इसीलिए इसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक की कर दी गई है।
तो ये बहुत ही अच्छी बैच है जिसमें आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। वैसे इसका सिलेबस अगर हम देखें तो इसमें सिलेबस डिटेल में नहीं दिया हुआ है आपके इस नोटिफिकेशन में। लेकिन सिलेबस में आपका रहेगा जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग। डीएमएलटी बेस्ड भी क्वेश्चन रहेंगे आपके इसमें। तो डीएमएलटी का पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। कुछ प्रोग्राम से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ साइंस बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें बन सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो है पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन में इस बैच को ज्वाइन करने में या और भी कोई इश्यू आता है तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस बैच में आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, नॉन टेक्निकल की क्लासेस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन ये सारे अवेलेबल होंगे, ठीक है? तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाकर एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से और डायरेक्टली वहां से कर सकते हो। चलिए फिर से हम आते हैं अपनी पीडीएफ पर, है ना? और इसकी लिंक जो है इस पेज की लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी और आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है? चलो अब यहाँ हम देख लेते हैं। वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, परीक्षा की अवधि जो है देखो 75 मिनट आपको मिलेगा, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट की होगी तथा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में उक्त परीक्षा का आयोजन एक से अधिक पालियों में किया जा सकता है। यानी कि एक से अधिक शिफ्ट हो सकती है अगर स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। और जब एक से अधिक शिफ्ट होती है तो नॉर्मलाइजेशन होना संभव है ना? तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा परीक्षा का परिणाम अगर एक से अधिक शिफ्ट में होती है। सीबीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोटिवार रिक्त यानी कि कैटेगरी के अनुसार जो है मेरिट लिस्ट में अधिकतम 1:2.5 के अनुपात में प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में सफल, मतलब कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही हो जाता है, अभ्यर्थियों का कोटिवार रिक्ति एवं लागू आरक्षण आरक्षण और कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्लियर है? सीबीटी में उत्तीर्णता है तो न्यूनतम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, मतलब, है ना? तो यहाँ न्यूनतम मार्क्स जो है लिखे हुए हैं सबके, देखो कि ओबीसी के लिए कितना होना चाहिए, जनरल वालों के लिए कितना होना चाहिए। यहाँ देखो सामान्य वर्ग के लिए 40% एटलीस्ट होना चाहिए, मतलब इन परसेंटेज से अगर कम मार्क्स आपके आते हैं, इससे कम परसेंटेज अगर बनते हैं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एटलीस्ट इतने तो होना ही चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए है 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है 34%, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% जो है आपके न्यूनतम मार्क्स रहेंगे कि इतने तो आपके परसेंटेज एटलीस्ट बनना ही चाहिए। कार्यानुभव के लिए दिया हुआ है कि कार्यानुभव पर किसके साइन होना चाहिए तभी जाकर मान्य होगा। जो भी आपका प्रमाण पत्र होता है उस पर क्लियरली जो है डेट मेंशन होनी चाहिए। यहाँ इसमें लिख दिया है इन्होंने कि आपका जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, उसमें आपके कार्य का अनुभव जो है उल्लेख स्पष्ट रूप से पृष्ठ 1 की तालिका के अनुरूप अंकित होना अनिवार्य है। आपके अनुभव का जो डेट है वो उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए और किसके साइन होना चाहिए आपके उस अनुभव प्रमाण पत्र पर वो आप यहाँ पर देख लो। स्वास्थ्य समिति के जो सिविल सर्जन सदस्य सचिव या संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जो अधीक्षक है उनके स्तर से निर्गत होने की स्थिति में ही मान्य होगा। अन्य स्तर से निगत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी जूनियर से अगर आप साइन करवा लेते हैं जो कि इस पद के अंतर नहीं आते हैं, इस पद में जो भी है उनके अगर साइन होंगे तो मान्य किया जाएगा, ठीक है? ये देख लेना। अब यहाँ इसी तरीके से ये शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है किसको ऊपर रखा जाएगा, किसके नीचे रखा जाएगा, मतलब अगर मार्क्स सेम आते हैं, किसी दो कैंडिडेट के अगर सेम मार्क्स आते हैं तो किसको पहले लिया जाएगा। पहले एज लिमिट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, फिर शैक्षणिक योग्यता के अनुसार देखा जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो फिर 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र के अनुसार उनका जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार जो निर्धारित किया जाएगा कि उनका नाम क्या है ना? प्रमाण पत्र सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है कि क्या-क्या आपके पास में होना चाहिए। ये जो भी चीजें यहाँ दी हुई है ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे से तैयारी करना है, मेहनत करना है, सिलेक्शन लेना है। उसके बाद में फिर बाद में तो क्या, क्योंकि आप आवेदन करने जाएंगे तभी ये सारी चीजें जरूरी है। तो है ना, आपको अच्छे से पहले पढ़ लेना है। अगर आप तैयारी भी कर लेंगे, है ना, सिलेक्शन भी ले लेंगे, अगर आप फिर इसमें मिस्टेक कर देंगे तो भी दिक्कत है। इसलिए इस पर भी ध्यान रखना है। फॉर्म अच्छे से अप्लाई करना है। जो भी डॉक्यूमेंट इसमें मांगा गया है वो सारा अपने पास में होना चाहिए, है ना? चलो, यहाँ दिया हुआ है देखो, बाकी इंपॉर्टेंट जानकारी ये सब ऑनलाइन आवेदन से रिलेटेड जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे आपको आवेदन करना है, कहाँ से करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये आप साइबर कैफे पर जाकर कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है इन्होंने
मैंने जो आपको बताया था ना, इंटरनेट या बैंक व्यवधान के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार उत्तरदायी नहीं होगा। और हाँ, अपने जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है जो एक्टिव है, बस वही हमें इसमें रखना है। ऐसा नहीं कि जो बंद मोबाइल नंबर है वो डाल दिए इसमें। तो एक्टिव ईमेल आईडी और आपका जो है फ़ोन नंबर सुचारू रूप से चालू होना चाहिए, है ना? अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए अपना नाम, जन्म तिथि, फोटो तथा अन्य सूचनाओं से संतुष्ट होने के उपरांत ही आवेदन शुल्क जमा करें। और ऐसा नहीं फॉर्म अप्लाई कर दिया, फीस नहीं जमा करी, तो इस तरीके से जो है आपको फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पूरी प्रोसेस हमें करनी है स्टेप बाय स्टेप जो भी इसमें दी हुई है। और जो है देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि वगैरह सब जो है अच्छे से चेक कर लेना है। फॉर्म पूरा आपने फिलअप कर दिया, उसके बाद एक-एक चीज़ को अच्छे से मिला लेना है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनसे, और उसके बाद फिर हमें सबमिट करना है, ठीक? इसी प्रकार इसमें कुछ छोटी-छोटी चीज़ें ये लिखी हुई हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही था आज का वैकेंसी का डिटेल वीडियो, जिसमें हमने आज की इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करी। फिर भी यदि कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इसकी डिटेल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिंक, एप्लीकेशन के लिंक, ये सब आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना? तो डायरेक्ट वहां से आप पहुंच सकते हैं। देखिए, ये है एमएलटी एजुकेशन पॉइंट का टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एमएलटी एजुकेशन पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, बेच वगैरह सब, टेस्ट सीरीज वगैरह सब आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, है ना? और जो आईफोन वाले स्टूडेंट हैं, अगर उनको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, बैच ज्वाइन करना है, तो आप इन नंबर पर संपर्क करें। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक बार और फिर से कहना चाहूंगी कि देखिए, ऐसा मौका हमें बार-बार नहीं मिलता है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, यहाँ पर अच्छी पोस्ट में आई है। ये नहीं सोचना है कि परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, अभी अप्लाई कर दो, है ना? परमानेंट वैकेंसी आएगी तो फिर से आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, उसमें भी अप्लाई कर देना। और जब भी परमानेंट वैकेंसी आती है तो आपको इस तरीके का जो अनुभव है, वो बहुत काम आता है। तो पूरी तैयारी के साथ हमें फॉर्म अप्लाई करना है, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, और अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। हमें इस बार सिलेक्शन लेना है, मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेकर आना है। बाकी हम हमेशा आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।